नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आप देख रहे हैं आस विद्यालय द्वारा यह वीडियो और आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का 7वां पाठ और हमारे पाठ का नाम है उपसर्ग प्रत्यय प्रकरणम च। उपसर्ग प्रत्यय प्रकरणम च अर्थात उपसर्ग, हम जिसे उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाला जो शब्द होता है, वर्ण या शब्द होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगने वाला शब्द जिसे जो होता है, शब्द के बाद जो लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय ने हम आज उन शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें उपसर्ग लगते हैं या प्रत्यय लगते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं और उनके अर्थ में किस तरह से बदलाव आ जाता है। यह सेशन में स्टार्ट करूंगी, तुरंत ही स्टार्ट करूंगी। यह पहला सेशन है इस चैप्टर का, इस पाठ का, उपसर्ग प्रत्यय प्रकरणम च। उपसर्ग प्रकरणम में सबसे पहले उपसर्ग वे शब्द जो किसी धातु या संज्ञा आदि शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा या धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे गच्छति अर्थात जाता है, लेकिन गच्छति में यदि हम उपसर्ग लगा दे आ गच्छति, इसका अर्थ होता है आता है, तो इसमें आ उपसर्ग लगने से अर्थ हमारा बदल गया है। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 22 अर्थात बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें से कुछ है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं 22 में से। संक्षेप में इन उपसर्गों के उदाहरण निम्नलिखित है। संक्षेप में अगर डिटेल्स में देखा जाए तो उदाहरण दिए गए हैं इनके। प्र से हम हमारे शब्द बन सकते हैं प्रगति, प्रकृति, प्रबल, प्रभाव, प्राचार्य आदि। परा शब्द से, जो परा उपसर्ग है, उससे जो हमारे शब्द बन सकते हैं पराजय, पराधीन, पराक्रम, पराभव, परागत आदि। अप से हमारे जो शब्द बनते हैं, अप उपसर्ग लगने से अपहरण, अपकार, अपशब्द, अपमान, अपव्यय आदि। सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है हमारे समृद्धि, संगति, संस्कार, संतोष, सम्मुख आदि। अनु शब्द से बनने वाले शब्द है अनुकूल, अनुसरति, अनुस्मरति, अनुचरति, अनुरथम आदि। अव जो उपसर्ग है उससे हमारे बनने वाले शब्द है अवतार, अवनति, अवज्ञा, अवगुण, अवतरण आदि। निस और निर शब्द से हमारे जो बनने वाले शब्द है निस्तेज, निस्संदेह, निरादर, निर्धन, निर्बल, निरोग आदि। दुस या दूर, इन शब्दों से इन उपसर्गों से जो बनने वाले हमारे शब्द है दुस्साध्य, दुष्परिणाम, दुरात्मन, दुराचार, दुर्गुण, दुर्बल आदि। वि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमारे विचित्र, विजय, विशेष, विज्ञान, विदेश आदि। आ उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द आगमन, आजन्म, आमरण, आरक्षण, आजीवन आदि। नि उपसर्ग से हमारे जो बनने वाले शब्द है निधन, निवृत्त, निधान, नियम, निवारण आदि। अधि शब्द से बनने वाले, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिवास,
अधिष्ठाता आदि। अपि अर्थात या अति, इन दोनों शब्दों में से यदि हम उपसर्ग लगाकर बनाया जाए तो अपिधान यानी ढक्कन जो है, अपिधान ढक्कन, अपिहित अतिरिक्त, अत्याधिकम, अतिदिनः आदि। सु से बनने वाले शब्द हमारे सुकुमारः, सुपुत्रः, सुगम, सुयोग, सुपात्र, सुशील आदि। उत या उद, यह उपसर्ग लगने पर हमारे जो शब्द बनते हैं वे है उद्घाटन, उद्भव, उत्थानम, उद्गमः, उद्धारः आदि। अभि शब्द उपसर्ग से बनने वाले हमारे शब्द है अभिमान, अभिज्ञ, अभिष्ट, अभियान, अभिनय आदि। प्रति उपसर्ग से बनने वाले हमारे शब्द है प्रतिवादी, प्रत्येकम, प्रतिध्वनि, प्रतिवर्षम, प्रतिज्ञा। परि शब्द से हमारे परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है परित्याग, परीक्षा, परिपूर्णः, परिवर्तनम, परिचालकः आदि। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द है हमारे उपवनम, उपकथा, उपनदी, उपयोग, उपगृहम आदि। तो इस तरह से ये इतने सारे उपसर्ग है, इनके हमने अलग अलग शब्द बनाए हैं। इन्हीं उपसर्गों का अब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सबसे पहला उपसर्ग है आ, बालः आगच्छति, तो हमारा उपसर्ग आ प्लस गम धातु आ गया है गच्छति। गच्छति यानी जाना, गम धातु, आगच्छति, तो बालः आगच्छति, लेकिन जाना का अर्थ में जब आ लग जाता है तो आना हो जाता है। सु, सु उपसर्ग से जो हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, सुयोग्यः अयं बालकः, तो सुयोग्य यहाँ पर जो हमारा उपसर्ग लगा है सु प्लस योग्य शब्द है। क्रोधात मोह संभवती, सम जो धातु भू धातु में सम लगा है, भवती है ना, भू धातु का शब्द हमारा भवती होता है, तो सम उसमें लग गया है उपसर्ग, संभवती। अत्र एकम उपवनम अस्ति, उपवनम, उप प्लस वनम। रामः दिल्ली नगरे निवसति, नी वस, वसति यानी रहना, नी प्लस वस, तो नी उपसर्ग हमारा यहाँ लग गया है। अब हम जानते हैं प्रत्यय प्रकरणम, कि प्रत्यय प्रकरणम क्या होता है। प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में लगता है, कत्वा, तुमुन्न, शत्रु प्रत्यय, तीन तरह के प्रत्यय है यहाँ पे। सुबंध तथा तिड़ंत के अतिरिक्त संस्कृत में कृत तथा तद्धित प्रत्यय होते हैं। सुबंध और तिड़ंत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इनके अतिरिक्त संस्कृत में कृत तथा तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं से तथा तद्धित संज्ञा शब्दों से होते हैं। तो कृत प्रत्यय धातुओं से बनते हैं और तद्धित संज्ञा शब्दों से होते हैं। तो यदि धातु है तो वह कृत प्रत्यय वहां लगेगा, और यदि संज्ञा है तो तद्धित प्रत्यय वहां लगेगा। अब पहला हम करते हैं कत्वा प्रत्यय, दैट इज ल्यप प्रत्यय। कत्वा या ल्यप, ल्यप प्रत्यय। कत्वा क्या होता है? जब दो क्रियाएं आगे पीछे हो और उनका कर्ता एक हो, तो एक वाक्य में पहली क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। इसे हम कहते हैं कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश में, कि हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं जेरुंड यूज करके, या जेरुंड यूज करके हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। कत्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय, तो जब दो क्रियाएं आगे पीछे हो, यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस में हो, लेकिन कर्ता उनका एक ही है, तो एक वाक्य में पहली क्रिया के साथ, जो एक वाक्य की जो पहली क्रिया है उसके साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। बहुत ही आसान है कत्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय को जानना। उदाहरणों द्वारा आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, सह विद्यालयम गच्छति पश्चातः सह पठति। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस आ रहे हैं। सह विद्यालयम गच्छति यानी वह विद्यालय जाता है, पश्चात सह पठति उसके बाद वह पढ़ता है। तो वह यानी कर्ता हमारा एक ही है, तो यहाँ पे जो पहले वाक्य में क्रिया है गच्छति, उसको हम कत्य प्रत्यय लगाएंगे। जैसे सह विद्यालयम गत्वा पठति, तो सह विद्यालयम गत्वा
पठति, यानी पश्चात सह हमारा निकल गया है, गच्छति का हमने गत्वा कर दिया है, यानी कत्वा प्रत्यय हमने गच्छति में गत्वा प्रत्यय लगाकर उसे गत्वा कर दिया है। यहाँ पे सह विद्यालयम गत्वा पठति। सह भोजनम करोति पश्चात सह जलम पीबति, यानी पहले वह भोजन करेगा और उसके पश्चात वह जल पिएगा। तो पहला हमारा क्रिया है करोति, तो करोति के साथ सह भोजनम कृत्वा जलम पीबति, यानी भोजन के साथ जल भी पिएगा, भोजन करके जल पिएगा। सह भोजनम कृत्वा जलम पीबति। तीसरा हमारा सेंटेंस है सह पठति पश्चात सह विद्वान भवति। तो सह पठति एक सेंटेंस है और कर्ता हमारा दूसरे सेंटेंस में सेम है, लेकिन पश्चात सह विद्वान भवति यह हमारे दो अलग अलग सेंटेंस हो गए हैं। पहले सेंटेंस में क्रिया है पठति, तो हमारा आ जाएगा सेंटेंस में सह पठित्वा विद्वान भवति, वह पढ़कर विद्वान होगा। सह पठित्वा विद्वान भवति। इन तीनों ही सेंटेंसेस में कत्वा प्रत्यय हमारे लगे हुए हैं। अब चौथा सेंटेंस थोड़ा अलग है। सह वृक्षम आरोहति पश्चात सह फलानि खादति। अब ये जो है सह वृक्षम आरुह्य फलानि खादति, सह वृक्षम आरुह्य फलानि खादति। तो इसके अंदर ऊपर दिए गए वाक्यों में कत्वा का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं। यहाँ गत्वा, कृत्वा तथा पठित्वा, ये जो तीन पहले जो हमारे सेंटेंस थे गत्वा, कृत्वा तथा पठित्वा, ये क्रमशः गम, क्रू तथा पठ धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गम धातु में कत्वा लगाया है तो गत्वा, क्रू धातु में कत्वा लगाया है तो कृत्वा, और पट धातु में कत्वा लगाया है तो पठित्वा। ये हमारे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रहे कत्वा का त्वा शेष रह जाता है, कत्वा का त्वा शेष रह जाता है, क निकल जाता है। चौथे उदाहरण में आरुह्य में ल्यप अर्थात य का प्रयोग हुआ है। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। जैसे धातु में पहले हमारा आ है ना, रूह, आ पहले है, आ उपसर्ग आ गया है, तो जहां पर हमारे धातु में पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां पर हमें कत्वा धातु नहीं लगकर हम ल्यप धातु लगाते हैं, इसीलिए वह हो गया है हमारा आरुह्य, आरुह्य। निम्नलिखित धातुओं से कत्वा प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाओ। अभी जैसे धातु हैं दृश्य, वच, लिख या दा, ये चार धातु दिए हुए हैं। ये इनके हमें कत्वा प्रत्यय लगाकर इनके हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहले हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। सह वृक्षम पश्यति पश्चात सह तम आरोहति। अब दृश्य अर्थात पश्यति, तो सह वृक्षम पश्यति यानी वह देख रहा है और उसके पश्चात वह तम आरोहति, तो यह हमारा सेंटेंस हो जाएगा सह वृक्षम दृष्टवा तम आरोहति। सह वृक्षम दृष्टवा तम आरोहति, ठीक है। सह वार्ता वक्ति पश्चात सह गच्छति। वच, वच अर्थात वचन कहना, बातें करना, वार्ता। सह वार्ताम उक्त्वा गच्छति, सह वार्ताम उक्त्वा गच्छति, तो यहां पर भी हमारा कत्वा धातु लग चुका है। सह वस्त्रम यच्छति पश्चात सह प्रसन्न भवति, तो अर्थात सह वस्त्रम दत्वा, यच्छति यानी दत्वा, देना ना, धातु हमारा यच्छति, यच्छ अर्थात देना, तो दा। सह वस्त्रम यच्छति पश्चात सह प्रसन्न भवति, अर्थात सह वस्त्रम दत्वा प्रसन्न भवति, वस्त्र देकर प्रसन्न रहती है। इसी तरह हम अन्य धातुओं से भी वाक्य बना सकते हैं। तुमुन प्रत्यय कहाँ लगाया जाए? जहां कर्ता के लिए भविष्य में की जाने वाली किसी क्रिया का निमित्त वर्तमान में दूसरी क्रिया हो, वहां धातु के साथ तुमुन लगाकर भविष्य की क्रिया का निर्देश होता है। यानी कर्ता के लिए भविष्य में की जाने वाली किसी क्रिया का निमित्त वर्तमान में हम दूसरी क्रिया से उपयुक्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सह विद्यालयम गच्छति अर्थात सह तत्र गत्वा पठिष्यति, सह विद्यालयम गच्छति सह तत्र गत्वा पठिष्यति। अब यहाँ पर हम सह पठतु विद्यालयम गच्छति, तो हमने यहाँ तुमुन प्रत्यय कैसे लगाया है? सह पठतु विद्यालयम गच्छति, पठतु तुमुन लग गया है हमारा,
तो वहां क्यों जाता है वो? पठिष्यति फ्यूचर दिखाया है, लेकिन यहाँ दे रहा है कि विद्यालय जा रहा है। पहली क्रिया से पता चल रहा है कि वो पढ़ने के लिए कर रहा है ना? आपके भविष्य काल का पता चल रहा है और वर्तमान काल में आप बता रहे हो, तो उसे हम किस तरह से तुमुन क्रिया लगाते हैं? सह पठितु विद्यालयम गच्छति, यानी वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। दूसरा हमारा सेंटेंस है सह पठति पठनेन सह विद्वान भविष्यति, तो वह पढ़ता है और पढ़कर वह विद्वान बनेगा। तो वह पढ़ता है तो वर्तमान काल है, लेकिन पढ़कर वह विद्वान बनेगा यह हमारा भविष्य काल है। तो इसके स्थान पर तुमुन का प्रयोग हम कैसे करेंगे? सह विद्वानम भवतु पठति, पढ़कर वह विद्वान होगा। सह विद्वानम भवतु भविन्तु पठति। इसी तरह निम्न वाक्य देखें, सह पूजा कर्तुम मंदिर गच्छति, मतलब पूजा क्रू प्लस तुमुन धातु लग गया है, पूजा करने के लिए मंदिर गई। सह पुस्तकम क्रेतुम क्री प्लस तुमुन आपणम गच्छति, तो सह जो है पुस्तकम क्रेतुम आपणम गच्छति, वह पुस्तक देने के लिए गई। पितुः आज्ञाम पालयितु, दैट इज पाल प्लस तुमुन, रामः वनम याति, पालयितु पालः पाल प्लस तुमुन, रामः वनम याति, तो पितुः आज्ञा पालयितु रामः वनम याति। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रह जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी है। हमने उपसर्ग के बारे में जाना है और प्रत्यय के बारे में जाना है। उपसर्ग अर्थात इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीफिक्सेस और प्रत्यय को हम कहते हैं सुफिक्सेस। इनसे कई बार शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, इनके जुड़ने से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। प्रत्यय जो है हम कब कब कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वह भी हमने देखा है आज। तो इसी के साथ ही हमारा आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन। देखते रहिए आस विद्यालय।